हेलो दोस्तों। लास्ट इससे पहले हमने कवर किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आज हम यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे। हम सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी एक एसेंशियल एलिमेंट कवर कर लिया है, एग्रीमेंट नाम का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसमें दोनों आते हैं। आज हम उससे आगे का कवर करेंगे। सेक्शन 10 ने आगे ये बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, लॉ एनफोर्सेबल होने के लिए, उसमें एक एसेंशियल एलिमेंट और है, जिसको कहते हैं पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, म्हणजे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए पार्टी कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉम्पिटेंट हम किसे कहेंगे कि बंदा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पर्सन, वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ होना चाहिए। म्हणजे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ये तीनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनर के बारे में। माइनर किसको कहा जाएगा? जो 18 ईयर्स से बिलो वाले पर्सन है, उसको हम माइनर कहेंगे। तो जिसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम मेजर कहेंगे, और वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बहुत बार पेपर में। आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनर ये जो वर्ड है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आता है, पार्टनरशिप एक्ट में भी आता है, और कंपनीज एक्ट में भी आता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका क्या है प्रोविज़न, वो लिखिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट का आंसर लिख के आते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा कौन से एक्ट के हिसाब से है। क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पूछा है, लिखने के लिए बोला है, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से लिखने के लिए बोला है। तो आपको वो ध्यान में रखते हुए आपको वो आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेंगे कि माइनर के बारे में क्या प्रोविज़न दिया गया है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अगर किसी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग बोला जाएगा, उसको वॉइड अब इनिशियो कहा जाएगा। वो पहले से ही वॉइड है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम वैलिड नहीं मानते अगर माइनर के साथ आप करते हो तो। ऐसा एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें क्या हुआ था कि माइनर ने बोरो किए थे 20,000 रुपीज़, और उसके बदले में उसने एक सिक्योरिटी दी थी सामने वाले को, मॉर्गेज कर दिया था उसने। तो वो जो सिक्योरिटी थी, जो उसने मॉर्गेज किया था, कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, ये डिसाइड किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो 20,000 रुपीज़ माइनर ने बोरो किए है, लोन लिया है, ये वॉइड है, और उसने जो मॉर्गेज वगैरह दिया है, वो मॉर्गेज भी कैंसिल करना पड़ेगा। बी को पैसे नहीं मिलेंगे। बी जो था ना, उसने, म्हणजे वो मेजर था, उससे ए ने पैसे लिए थे, माइनर ने पैसे लिए थे। तो माइनर अब लायबल नहीं रहेगा उसको पैसे देने के लिए, और जो मॉर्गेज उसने किया है माइनर ने, वो भी मॉर्गेज कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर के साथ में, वो वॉइड अब इनिशियो होता है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि माइनर ने अगर पहले कोई एग्रीमेंट किया होगा, वो तो वॉइड ही रहेगा, लेकिन वो मेजर होने के बाद में वो जो एग्रीमेंट था, उसको वो रेटिफाई नहीं कर सकता, म्हणजे करेक्ट नहीं कर सकता है। माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है जो माइनर ने बनाई थी, माइनर ने एग्जीक्यूट की है, माइनर ने दिया है किसी मेजर पर्सन को, तो अब जब खुद माइनर जो था पर्सन, अब वो मेजर बन गया है, अब मेजर हो गया है, 18+ ईयर्स का हो गया है, वो अब प्रॉमिसरी नोट को रेटिफाई नहीं कर सकता है बाद में, क्योंकि वो जो पहले उसने बनाई थी, वो वॉइड ही मानी जाएगी। और ये तो है ही, ये पुरानी प्रॉमिसरी नोट जो है, उसके बदले वो एक, उसकी जगह पे न्यू प्रॉमिसरी नोट भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये वो जो न्यू प्रॉमिसरी नोट रहेगी, वो भी वॉइड ही मानी जाएगी, क्योंकि वो विदाउट कंसिडरेशन की रहेगी।
थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया है कि माइनर जो है, माइनर को हम बेनिफिशियरी बना सकते हैं। बेनिफिशियरी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसको बेनिफिट मिलता होगा तो हम वो बेनिफिट के लिए उसको दे सकते हैं, बाकी हम उसको उससे हम बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे ऊपर वाले इसमें क्या था कि माइनर प्रॉमिसरी नोट किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन कोई और बंदा, कोई और पर्सन वो माइनर के फेवर में प्रॉमिसरी नोट दे सकता है। तो माइनर को बेनिफिशियरी हम बना सकते हैं, माइनर को बेनिफिट मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन माइनर जो रहेगा वो लायबल नहीं रहेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इसका मतलब ये है कि माइनर ने अगर झूठ बोल के आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कहा है कि मैं मेजर हूँ और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ में, मेजर पर्सन के साथ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड ही माना जाएगा। अगर उसने फॉल्सली आपको रिप्रेजेंट किया है कि वो मेजर है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। वो हमेशा प्लीड कर सकता है अपनी माइनॉरिटी। प्लीड का मतलब हो सकता है, प्लीड का मतलब होता है एक्सक्यूज़। वो अपना एक्सक्यूज़ दे सकता है कि मैं माइनर हूँ और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है ये वॉइड है। तो भले उसने आपको ऐसा झूठ में बोला होगा, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया होगा कि वो खुद मेजर है, वो मेजर जबकि नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, और बाद में वो अपनी प्लीड म्हणजे एक्सक्यूज़ दे सकता है माइनॉरिटी का, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज़। इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन माइनर को नेसेसरीज़ सप्लाई कर सकता है। नेसेसरीज़ का मतलब ये है कि जो जीवन आवश्यक वस्तुएं है वो उसको दे सकता है, और उसके बदले में जो भी खर्चा हुआ होगा वो मेजर पर्सन का, वो माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है, लेकिन माइनर जो है ना वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। माइनर की प्रॉपर्टी बेच के उससे पैसे जो मिलेंगे वो उसका क्लेम ले सकता है, जो भी उसने खर्चा किया होगा, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। यहाँ पे इस नेसेसरीज़ में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि वो रीजनेबली नेसेसरी होने चाहिए। वो जो गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं ना, वो रीजनेबली नेसेसरी होने चाहिए फॉर द सपोर्ट, जीने के लिए आवश्यक होना चाहिए। और वो जो नेसेसरीज़ है उसको ऑलरेडी कोई और सप्लाई नहीं कर रहा है। उसके पास अगर ऑलरेडी उसका सफिशिएंट सप्लाई है तो फिर ये नेसेसरीज़ नहीं कहा जाएगा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और नेसेसरीज़ की डेफिनेशन में लग्जरीज़ और कॉस्टली आइटम्स नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि उसको नेसेसरीज सप्लाई की गई है, तो क्या हम माइनर को लायबल कर सकते हैं, क्या माइनर पर्सनली लायबल है क्या? तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि माइनर की प्रॉपर्टी बेच के हम पैसे ला सकते हैं, माइनर की प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। और ये नेसेसरीज़ में एजुकेशन का ये भी आता है। अगर आपने माइनर की एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया है तो उसका भी क्लेम आप उसकी प्रॉपर्टी में से ले सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे माइनर का जो गार्डियन रहेगा उस केस में वो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। बाकी ऑल केसेस में गार्डियन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर तो उसको वॉइड ही माना जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वो माइनर के बिहाफ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके लिए उसके पास उसका ऑथोरिटी होनी चाहिए, तभी वो कर सकेगा। जैसे कि यहाँ पे वो उसकी प्रॉपर्टी बेचने का अगर उसके पास पावर नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने किया है तो फिर उसको वॉइड ही माना जाएगा। फिर 7th पॉइंट में दिया है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हम माइनर के साथ अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया होगा तो वो एब्सोल्युटली वॉइड है। यहाँ पे हम उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है जिसमें माइनर को कुछ परफॉर्म करना था, तो आप उसके लिए उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो कि अब मुझे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, जो आपको करने के लिए कहा गया था अब आपको वो करना ही पड़ेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते उसको, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। 8th पॉइंट, यहाँ पे बोला है कि माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता है तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है
और इसीलिए वो कभी इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं होगा। 9th पॉइंट पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है और वो पार्टनर भी नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में वो शामिल कर सकते हैं उसको विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। तो बेनिफिशियरी हम उसको रख सकते हैं लेकिन पार्टनर नहीं बना सकते हैं। माइनर एजेंट भी बन सकता है लेकिन वो उसकी जो भी एक्ट्स है उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल उसको लायबल नहीं कर सकता है उसकी कोई भी एक्ट्स के लिए। माइनर अपने पेरेंट्स को या गार्डियन को लायबल नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता। हाँ, अगर अथॉरिटी है, उसको दी गई है अथॉरिटी, तो फिर वो लायबल कर सकता है। अगर माइनर के पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर वो लायबल नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स को और गार्डियन को। पॉइंट नंबर 12 में कहा गया है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अगर माइनर और एडल्ट दोनों मिलके किसी और पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों मिलके थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन माइनर को लायबल नहीं कहेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो माइनर को लायबल नहीं मानेगा, वो दूसरे एडल्ट को जो माइनर के साथ में था उसको वो लायबल करेगा, वो माइनर को लायबल नहीं कर सकता। श्योरिटी फॉर अ माइनर, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप गारंटर हो, किसी माइनर के बिहाफ पे आपने गारंटी ली है, तो आप वो जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको वैलिड माना जाएगा और आपको डायरेक्ट, आप गारंटर हो तो आपको उसके बिहाफ पे करना पड़ेगा, माइनर के बिहाफ पे आप लायबल रहोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है थर्ड पार्टी का और आपका, अगर आप श्योरिटी हो तो, अगर आप गारंटर हो तो। माइनर या शेयर होल्डर, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और माइनर लायबल नहीं होता है, माइनर को हम पर्सनल लायबल नहीं कर सकते, इसीलिए वो शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर फुल्ली पेड शेयर्स अगर हम उसको दे रहे हैं, उसके लॉफुल गार्डियन के थ्रू दे रहे हैं, तो फिर उसको हम शेयर होल्डर बना सकते हैं, क्योंकि फुल्ली पेड शेयर्स के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। 15th नंबर का पॉइंट ये कहता है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, मुझे अगर उसने कुछ गलती की है माइनर ने तो उसके लिए हम लायबल उसको मानेंगे। यही पॉइंट है एक जहाँ पे हम माइनर के अगेंस्ट जा रहे हैं, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट। अगर उसने कुछ गलत किया है तो माइनर को लायबल माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई चीज़ ली है यूज़ करने के लिए, खुद अपने लिए ली है यूज़ करने के लिए, और अगर वो खुद ना यूज़ करके किसी और को दे रहा है रेंट पे, और मान लो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर उसके लिए माइनर को लायबल माना जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि माइनर ने एक हॉर्स बोरो किया था राइडिंग के लिए, लेकिन उसने क्या किया, एक अपने फ्रेंड को लेंड कर दिया हॉर्स, और उसके फ्रेंड ने हॉर्स के ऊपर जंप मारा और हॉर्स जो है वो मर गया। तो यहाँ पे अब माइनर जो है वो लायबल रहेगा। तो यहाँ पे हमने माइनर ये जो था इसके ऊपर हमने 15 पॉइंट्स कवर किए हैं। अब हम आगे जाते हैं। आगे जो अगला पॉइंट है वो कहता है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होने के लिए पर्सन कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ एक ही क्लॉज कवर किया जो कहता है कि माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। तो साउंड माइंड इसका मतलब ये है कि जब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, उसको उसका रैशनल जजमेंट होना चाहिए उस टाइम पे। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो हमेशा अनसाउंड माइंड का रहता है लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड का हो जाता है और उस टाइम पे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसको हम वैलिड मानेंगे। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो यूजुअली साउंड माइंड का रहता है बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो गया और उस अनसाउंड माइंड की स्थिति में उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, उसको हम वॉइड ही मानेंगे। तो कहने का मतलब एक ही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पे वो साउंड माइंड का होना चाहिए। फिर थर्ड वाला केस आता है। थर्ड केस में ये कहा गया है कि कॉम्पिटेंट पर्सन किसको कहा जाएगा, जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, मुझे वो लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स जिसमें जो भी पर्सन में आते हैं, जो पर्सन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे कि वो पार्टी कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके आगे का जो है फ्री कंसेंट वाला टॉपिक मैं ये अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।